हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज के चैप्टर में एमपीपीएससी प्री 2025 के पेपरों में आए हुए मध्य प्रदेश सामान्य एग्जाम इन सभी का अध्ययन करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। और इससे आप लोगों को अनुमान हो जाएगा कि हमें किस लेवल से तैयारी करना शुरू करेंगे और कैसे एमपीजीके को ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को यही हम बताएंगे कि आप लोग 2026 की प्री देना चाहते हैं तो कैसे आप लोग एमपी ऑनलाइन टेस्ट एकेडमी के माध्यम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। और एमपी को हम इस तरह पढ़ेंगे कि एमपी आप लोगों के दिमाग में छप जाएगी 100%। तो सबसे पहले मैं 2020 में आए हुए प्री उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यही पकड़ आप लोगों की सिलेक्शन की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जब आप पुराने पेपरों का अध्ययन करते हैं तो इससे ही आप लोगों को अनुमान होगा कि हमें किस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें कि हम 2026 की प्री को क्वालिफाई कर सकें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये प्रैक्टिस सेट पुराने पेपरों के अध्ययन करने से और सिलेबस को अच्छे से रिकॉल्व कर अच्छे से समझ कर तैयारी करने से आप लोगों को बेहतर रणनीतियाँ प्राप्त होगी और इस युद्ध में आप लोगों को सफलता दिलाएगी। तो चलिए हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हुए चलेंगे और फिर लास्ट में हम बताएंगे कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे। पहला प्रश्न आया हुआ है, ये हमारे कवि वाले प्रश्न से है, मध्य प्रदेश के जीके से, कि राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है। तो इसमें से इस प्रश्न का राइट आंसर है नंदराम दास है। ये जुगल दास नहीं है, बाल किशन दास नहीं है, टीकम दास नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है, ये नंदराम दास है। राष्ट्रीय बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम नंदराम दास है। दूसरा प्रश्न है कि 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। जिसमें ये आया था प्री में, उसमें सभी के दिमाग में ये प्रश्न हैंग हो गई थी, लेकिन इस प्रश्न को हमने अपने अनुभव अपने ज्ञान के माध्यम से उज्जैन लगाया और ये प्रश्न हमारा सही हो गया था उस समय के प्री में। तो आप लोग भी देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, एमपीपीएससी कैसे प्रश्नों को पूछता है और किस लेवल तक के प्रश्नों को पूछता है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बिना अपने हथियार को लेकर के जाएंगे तो समर भूमि में युद्ध आप हार जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने हथियार अपने प्रैक्टिस को देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा प्रश्न है कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपनाया है। ये इतिहास के प्रश्न हैं। ग्रंथपाल है, राज्यपाल या फिर महिपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये धनपाल है। राजा भोज के कवि जो कि जैन धर्म अपनाए हैं धनपाल हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये पीएससी के द्वारा पूछा गया है 2020 में। इसे हम काकड़ाम के नाम से जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम काकड़ाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टंटया भील का वास्तविक नाम क्या है। टंटया भील का वास्तविक नाम क्या है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, टंट्रा है। लेकिन आयोग ने बहुत सारे आंसर माने हैं। उस समय टांटिया को भी माना था और बिजनेस, हमने इस प्रश्न को गलत कर दिया था, हमने बिजनेस लगा दिया था। लेकिन इस प्रश्न का अंतिम उत्तर आया था टंट्रा, ये है टंट्रा, आयोग के द्वारा माना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि डॉक्टर भागवत दयाल शर्मा हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? इनमें से बताना है कि 4 ऑप्शन है कि कौन नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा या फिर श्यामाचरण शुक्ल हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, केवल 1 और 2 सही है। ये नहीं रहे हैं, बाकी 2 रहे हैं, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल, ये नहीं रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही के सही क्रम है, पहले मंत्रियों का शपथ या प्रतिज्ञान है, फिर है राज्यपाल का अभिभाषण है, इसके बाद है मंत्रियों का परिचय, फिर लास्ट में है निधन संबंधी उल्लेख है। तो 3, 2, 4, 1 इस प्रश्न का यही आंसर होगा। देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, यही है, 3, 2, 4, 1 है। 9वां प्रश्न है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है कि न्यायमूर्ति इसके झा ये नहीं रहे हैं। बाकी 3 हैं, A.K. पटनायक हैं, R.V. रविंद्रन हैं और A.K. माथुर हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों का आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है 243 N 1 है। नेक्स्ट है बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी जो कि है विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। इस प्रश्न का राइट आंसर है विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश की लगभग 20% भाग वन जो कि सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर होता है? वार्षिक तापांतर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उत्तरी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, औसत तापमान बढ़ता है, ये दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर, इस तरफ, उत्तर दक्षिण से उत्तर की तरफ। आधात्विक खनिज संगमरमर को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? 2011 के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर 2016-17 के लिए बताइए। तो ये 34.14 है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो ये हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? तो जनजातीय संग्रहालय अवस्थित है भोपाल में है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला खनिज है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, यह यमुना बेसिन से संबंधित है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना यह चंबल नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ है। ये प्रश्न ने हमारा उस समय गलत हो गया था, हमने चावल को लगा दिए थे, लेकिन आयोग के द्वारा राइट प्रश्न गेहूँ को माना गया है। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो ये तीन तो हैं व्यापारिक फसल है, गन्ना है, कपास है, केला है। ये व्यापारिक फसल है, लेकिन बाजरा नहीं है, बाजरा खाद्यान्न है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? ये खेल से संबंधित है, विश्वामित्र पुरस्कार है। नेक्स्ट है खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है जबलपुर में स्थित है, और जबलपुर में इसकी स्थापना कब की गई है? अक्टूबर 2013 में की गई है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक, ये हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रश्न है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक माने जाते हैं दोस्त मोहम्मद खां को माने जाते हैं। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ स्थित है? कहाँ थी? तो राजा वीर सिंह देव की राजधानी गहौरा में स्थित है। मांडू विजय, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? ये है अमीर खुसरो जी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीम बैठका को किसने खोजा था? तो भीम बैठका को डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर जी ने खोजे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? भारत की चर्चा करें तो गोंड ट्राइबल है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भील ट्राइब से हैं, जो कि काफ़ी संख्या में नंबर 1 पर हैं भील ट्राइब। ये हमारे मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक पर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे प्रमुख चित्रकारी हैं कि पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो पद्मश्री भूरीबाई जो कि यह चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कैलाश सत्यार्थी का जन्म हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में इनका जन्म हुआ है 11 जनवरी 1994 को। तो दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ही प्रश्न MPPSC में पूछे जाते हैं, न तो ज़्यादा सिंपल होते हैं और न ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन मॉडरेट लेवल होते हैं। कभी कभी सिंपल प्रश्न भी पूछ लिया जाता है आपको लेवल चेक करने के लिए, ऐसा मत समझिए कि लेवल बहुत हाई रहता है। तो दोस्तों आप लोग इस क्लास के माध्यम से अनुमान लगा लिया होगा कि हमें कैसे तैयारी करना है।
कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि एमपी जीके बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप लोगों को एमपीपीएससी निकलेगा। क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगी कि हमने 33 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाया है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एमपी से, क्योंकि आप एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी बनना चाहते हैं तो एमपी से ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। एमपी ऑनलाइन टेस्ट एकेडमी अच्छे से आप लोगों को तैयारी कराएगी, बस शर्त आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होनी चाहिए। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करनी चाहिए, और अब जिस एकेडमी से आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसी पर भरोसा कीजिए, उसकी मेहनत पर भरोसा कीजिए, तभी आप लोगों को समय समय पर गाइड करते रहेंगे हम कि किस तरह से तैयारी करना है, अपने स्ट्रेटजी बनाना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है। ये सभी इस एकेडमी के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल के नाम पर ही टेलीग्राम हमने बनाया है, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।